नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। चुनाव का चौपाल, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और निर्वाचन नियम और नागरिक की अगली एपिसोड आप सबको समर्पित है। जैसा कि मैंने वादा किया था कि आने वाले विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर हम चुनाव का चौपाल कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जिसमें निर्वाचन नियम और नागरिक के मुतालिफ बात करेंगे। आज दूसरी कड़ी है और आज हम लोग यह एपिसोड सेक्टर ऑफिसर्स को समर्पित कर रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि सेक्टर ऑफिसर्स संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया में खास करके जब निर्वाचन की तिथि अनाउंस हो जाएगी, जो अगले 1-2 दिन में संभावित है, तो उसके बाद से सेक्टर ऑफिसर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए मैंने ये चुनाव के चौपाल का आयोजन किया है। इसके संबंध में ये चुनाव आयोग का ये इंस्ट्रक्शंस है, ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हम सेक्टर ऑफिसर्स के चेकलिस्ट फॉर सेक्टर ऑफिसर्स, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ इसको हम पढ़ के आपको बता दें। इसको मैंने आसान शब्दों में कुछ व्यवहारिक क्या क्या चीज़ आपके साथ हो सकती है वो हम बता दें। सेक्टर ऑफिसर सामान्य तौर पर प्रखंड स्तर के या इवन अनुमंडल स्तर के जो सुपरवाइजरी रैंक के ऑफिसर्स होते हैं या उसके समकक्ष होते हैं, उनको बनाया जाता है। मैंने कल बताया था कि डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑफिसर्स, तो इसमें प्रखंड लेवल के बीपीआर हो सकते हैं, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी हो सकते हैं, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हो सकते हैं, जूनियर इंजीनियर्स हो सकते हैं, प्रखंड जीविका के प्रबंधक हो सकते हैं, कहीं कहीं पंचायत सचिवों को लगाया गया है, हल्का कर्मचारी या कानूनगो वगैरह को भी लगाया गया होगा। तो यह पूरा वीडियो हम आपको समर्पित कर रहे हैं। मेरा पूरा यह डिस्कशन चुनाव आयोग के द्वारा निर्गत इस इंस्ट्रक्शंस पर है और मैं इसी को आसान शब्दों में आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। ये देखिए, चेकलिस्ट फॉर द सेक्टर ऑफिसर्स है, मैं इसी को समान शब्दों में बताऊंगा। आप सब लोग को मालूम है कि संविधान के अनुच्छेद 324 इसमें चुनाव आयोग को व्यापक शक्ति दी गई है। राज्य में या पार्लियामेंट के या राज्यसभा के, पार्लियामेंट जब मैं बोलता हूँ तो राज्यसभा लोकसभा दोनों हो गया, या फिर विधानसभा विधान परिषद। तो चूंकि जो अपर हाउस होता है उसका निर्वाचन बड़ा लिमिटेड होता है, विधान परिषद या राज्यसभा में आम नागरिक मतदाता नहीं होते हैं, इसलिए उसके संबंध में बहुत व्यापक तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन बाकी जो निर्वाचन होते हैं यानी विधान सभा और लोकसभा के, वह बड़ा व्यापक होता है। इसलिए आर्टिकल 324 में जो अधिकार दिए गए हैं उसी के तहत ये इंस्ट्रक्शन इशू किए जाते हैं। मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो आरपी एक्ट 1950 और 1951, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 आदि में सेक्टर ऑफिसर्स की कहीं चर्चा नहीं की गई है। स्टैट्यूटरी उसका बहुत रोल नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि इलेक्शन को कैसे वो कंडक्ट कराए स्मूथ, फ्री, फेयर। उसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर्स के बाद सेक्टर ऑफिसर्स रखा गया है। फिर उसके नीचे पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट्स पहले होते थे, अब तो पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट्स संभवतः नहीं होंगे, या हो सकता है कि कुछ जिलों में रखा जाए, वो तो चुनाव आयोग पर डिपेंड करता है। उसके बाद फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स यानी पोलिंग पार्टी बोलते हैं। पोलिंग पार्टी का मतलब हुआ प्रिजाइडिंग ऑफिसर और उसके साथ पोलिंग ऑफिसर 1, 2, 3, कहीं 4 भी रखा जाता है, तो उसको पोलिंग पार्टी बोलते हैं। और एक पीसीसीपी बोला जाता था, अब संभवतः उसको नहीं रखा जाता है।
जब ईवीएम को, और पहले जब बॉक्स हुआ करता था बैलेट बॉक्स, तो वो कलेक्ट करके ले जाता था, पेट्रोलिंग कम कलेक्टिंग पार्टी बोलते थे, पीसीसीपी। तो वो संभवतः अब समाप्त हो जाएगा या फिर रखा जाएगा, ये डिपेंड करता है। बाहर वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि ये जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं जिनको जोनल मजिस्ट्रेट्स बनाया जाएगा, आप याद रखिए जोनल मजिस्ट्रेट्स भी बनाया जाएगा, और जिस दिन अधिसूचना निकल जाएगी या चुनाव की तिथियों की घोषणा हो जाएगी, आपको यह अधिकार मिल जाएंगे और आप जोनल मजिस्ट्रेट्स भी कहा जाइएगा। कम से कम 7 दिन बिफोर द पोल एज गिवन द पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटिव माफ कीजिएगा, सेक्टर ऑफिसर्स हैं, जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तिथियों की घोषणा हो जाएगी, तो कम से कम 7 दिन पूर्व, या मान लीजिए कि अगर 8 तारीख को चुनाव होना है तो 1 तारीख को, ये एटलीस्ट है, उसके पहले भी दिया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर पार्टी ये रही है कि जैसे चुनाव घोषित होंगे आप सब लोग को ये एग्जीक्यूटिव, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्तियां दे दी जाएंगी। इसको थोड़ा समझ लीजिए जो सेक्टर ऑफिसर्स है। ये मेरे हाथ में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 है। इसके सेक्शन 15 में, इसके सेक्शन 15 में अधिकार, इसके सेक्शन 15 में सरकार को अधिकार है कि किसी को भी वह स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्तियां दे सकता है। तो ये जैसी नोटिफिकेशन निकलेगा तो सभी सेक्टर ऑफिसर्स जो जोनल मजिस्ट्रेट भी होंगे उनको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्तियां दे दी जाएगी। इस शक्ति को प्राप्त करने के बाद आपको क्या क्या अधिकार मिलेंगे यह आप पढ़ भी सकते हैं। ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 148, 149, 150 और 151, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसको मोटे तौर पर हम बता देते हैं। 148, 149, 150 और 151। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, याद रखिए कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होता है, डीएम भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही है, एसडीएम भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही है, एडीएम भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। यानी उन समूह को कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियां दी गई है। तो अभी जो आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाया जाएगा, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो 148 कहता है डिस्पर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स। फिर कहता है यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस टू डिस्पर्स, यानी अगर भीड़ भाड़ हो गया है, लोक प्रशांति भंग हो सकती है, तो सिविल फोर्स का प्रयोग करके आप उसको हटाने का आदेश दे सकते हैं जो अनलॉफुल असेंबली हो गई है। बल का प्रयोग भी किया जा सकता है। बल से मेरा मतलब गोली से भी है। जैसे हम बोलते हैं यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस टू डिस्पर्स, ये सेक्शन 149 में है, आपको स्क्रीन पर हम दिखा देते हैं, तो ये आपको शक्तियां मिल जाती है। और जब इसका प्रयोग आप करते हैं तो ये सेक्शन 151 में आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। इसका मतलब कि फर्ज कीजिए कि आपने ये 148, 149, 150 आदि में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गोली चल गई। कोशिश ये करना है गोली न चले, उसके बारे में आगे हम आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन फर्ज कीजिए कि चल गई तो सेक्शन 151 ऑफ BNSS 2023 ये आपको प्रोटेक्शन देता है। यानी अगर कोई मर जाता है तो आप पर हत्या का आरोप, हत्या का मुकदमा नहीं चल सकता है, क्योंकि आपने यह आदेश बाय वर्च्यू ऑफ द पावर्स वेस्टेड इन यू अंडर सेक्शन 15 यानी 15 ऑफ द BNSS, तो इसको बोलते हैं। इन सभी चीज को, चूंकि अंग्रेजी में यह पूरा दिया हुआ है, तो ये सभी चीज को मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। मैंने इन सब को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आपको आसानी होगी, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं। देखिए, ये आपको स्पष्ट हो रहा होगा, चुनाव में सेक्टर ऑफिसर्स कार्य और जवाबदेही, वॉइस ऑफ रिपब्लिक की तरफ से ये आपसे हम बात कर रहे हैं। आइए दूसरे स्लाइड में ये क्या कह रहा है, निर्वाचन का प्रबंधन। याद रखिएगा कि ये पूरा स्लाइड मैंने इसी के आधार पर बनाया है, इसी के आधार पर चुनाव आयोग ने
जो बताया उसके आधार। सेक्टर ऑफिसर्स का कार्य जिम्मेवारियां नियुक्ति से लेकर मतदान की समाप्ति तक महत्वपूर्ण होती है। जैसा मैंने बताया, ये पूरा पीपीटी मेरे voiceofrepublic.com मेरा एक वेबसाइट है, उस पर उपलब्ध रहेगा। आप चाहें तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको आसानी से आपको समझने में ये होगी। क्योंकि अंग्रेजी में पूरा इंस्ट्रक्शन है चुनाव का, तो कई एक लोगों को इससे कठिनाई भी होती है, इसलिए मैंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया है। मैंने बताया कि सेक्टर ऑफिसर्स बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और चुनाव शुरू होने से लेकर अंत तक यह इसकी सफलता में आपकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या क्या भूमिका है इसको देखिए। आपको मैंने बताया कि आपको जोनल मजिस्ट्रेट बना दिया जाएगा और कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्ति सेक्शन 15 ऑफ बीएनएसएस, इसको मैंने बता दिया। सामान्य तौर पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट के जिम्मे 10 से 12 मतदान केंद्र हो सकते हैं और संपूर्ण चुनावी प्रबंधन का दायरा 100% वो आपके जिम्मे रहेगा, यानी आपको व्यापक शक्ति दी गई है। प्रबंधन योग्य क्यों दिया गया 10 से 15? ऐसा इसलिए दिया गया, हो सकता है कि कहीं कम भी होगा। मैं जब झारखंड में पोस्टेड था तो चूंकि वहाँ पर जोग्राफिकल टेरेन ऐसा था कि पहाड़ी या फिर नदी के उस पार वगैरह था, तो वहाँ सेक्टर ऑफिसर्स को 3 या 4 ही बूथ दिए जाते थे। तो ये जो 10 से 12 मतदान केंद्र है, यह इस दृष्टिकोण से दिया जाता है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है या रिटर्निंग ऑफिसर ने इसको उसके ध्यान में रख करके बनाया गया होगा। ये देखिए, आपको सबसे पहले ये दो महत्वपूर्ण चीज है। रिटर्निंग ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को, रिटर्निंग ऑफिसर को ही कह लीजिए, आपको क्या क्या कागज दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे, यानी सेक्टर ऑफिसर्स को, रिटर्निंग ऑफिसर को क्या क्या कागज दे देना चाहिए। पहला, अभी मैंने चर्चा की, सबसे पहला कागज जो आपको ले लेना है, बल्कि अब तो वोटर लिस्ट फाइनल हो चुका है, इसलिए आपको ले लेना चाहिए मतदाता सूची प्रत्येक मतदान केंद्र का। मतलब फर्ज कीजिए कि आपके इसमें आपके जिम्मे 10 मतदान केंद्र है, पोलिंग स्टेशन है, तो 10 का मतदाता सूची आप प्राप्त कर लीजिए हार्ड कॉपी में। दूसरा, आपको न्यूनतम सुनिश्चित सुविधाएं, उसको मिनिमम या बेसिक फैसिलिटीज भी बोलते हैं, बेसिक मिनिमम फैसिलिटी बीएमएफ भी बोलते हैं, कहीं एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी बोलते हैं। तो वो हर मतदान केंद्र पर क्या है ये आपको जाकर के देख लेना होगा। ऑफकोर्स आपको गाड़ी मिलेगा, आप बात कर लीजिएगा रिटर्निंग ऑफिसर से, या वो अपने आप भी मिलेगा। जैसे सेक्टर ऑफिसर आप बनेंगे आपको गाड़ी मिलेगी, उस गाड़ी पर जीपीएस रहना चाहिए, जो चुनाव आयोग का इंस्ट्रक्शन है, आप जहाँ जाते हैं उसका लोकेशन पता चलता रहे। तो आपको वहाँ जा करके देख लेना है कि क्या क्या बेसिक सुविधा है। एक है पिछला मतदान का प्रतिशत, कम से कम 2 पिछले मतदान जो हुए हैं उसका प्रतिशत आपको ले लेना होगा। ये सब आपको उपलब्ध करा देंगे रिटर्निंग ऑफिसर। लिंग अनुपात, पुरुष मतदाता महिला मतदाता क्या है, और पिछले चुनाव में आचार संहिता में क्या क्या उल्लंघन हुए थे, यह सूची, यह दस्तावेज रिटर्निंग ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेक्टर ऑफिसर्स को उपलब्ध कराएंगे। आरओडीओ से प्राप्त किए जाने वाले और क्या क्या चीज है, मैंने इसकी चर्चा कर दी है। अब आइए तीसरा चीज, ये मैंने अपना नंबर वगैरह दे दिया है, अगर आपको कोई कठिनाई होगी तो आप हमसे बात कर सकते हैं। अब आइए मतदान केंद्र की तैयारी, सबसे महत्वपूर्ण काम। एक चीज याद रखिएगा कि मैंने एक बार किसी ट्रेनिंग में बात की थी और लोगों को बताया था कि जैसे शादी में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, किसी भी शादी विवाह में, लड़की का सिंदूरदान। सब काम हो गया, सिंदूरदान ही नहीं हुआ तो शादी बेकार हो जाएगी। आप चाहे कितना बड़ा पंडाल बनाइए, कितना बड़ा नाच गाना लाइए, कितना बड़ा बैंड पार्टी लगाइए, कितने बड़े हॉल बुक कीजिए, लेकिन अगर सिंदूरदान नहीं हुआ तो सब बेकार है। ठीक उसी प्रकार ये जो मतदान केंद्र की तैयारी है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। आजकल हम देखते हैं कि डीएम वगैरह को थोड़ा छपास की बीमारी लगती है तो अपना सारा एनर्जी वो स्वीप में लगा देता है। ठीक है, स्वीप भी एक चीज है, लेकिन वो आप यूं समझिए कि मेन भोजन वो नहीं है। चावल दाल सब्जी रोटी वो मेन भोजन है। स्वीप क्या है, तो चटनी और वो पापड़ है, लेकिन चटनी पापड़ खा के आप पेट नहीं भर सकते हैं। लोगों को देखते हैं, जैसी चुनाव देखिएगा, अभी इलेक्शन जैसी अनाउंस होगा, डीएम एसडीएम एडीएम रिटर्निंग ऑफिसर सब उसी में लगा हुआ है स्वीप में। ठीक है, उसको करिए, लेकिन वो
याद रखिए कि वो एलाइड एक्टिविटी है। और मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि स्वीप वगैरह करने से कोई मतदान का प्रतिशत न बढ़ा है न बढ़ेगा, उन लोगों में अपैथी हुई है इसलिए होता है। बहरहाल तो ये तैयारी बड़ा महत्वपूर्ण है। सेक्टर ऑफिसर्स को क्या करना चाहिए, इसको बोलते हैं रूट चार्ट। रूट चार्ट याद रखिए, रूट चार्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। कैसे पोलिंग पार्टी वहां जाएगा, जब हम रूट चार्ट बोलते हैं तो ये जो ईवीएम है वोट होने के बाद जो स्ट्रांग रूम में रखाएगा, तो वहां से मतदान केंद्र का रूट चार्ट क्या है, कैसे जाएगा रास्ता, इसकी चर्चा मैंने कर दी। मतदान केंद्रों पर बुनियादी सुविधाएं ये आपको देख लेना है। कोई अगर बहुत मेजर कमी रह गई है, बहुत मेजर कमी है, जैसे मान लीजिए कि खिड़की टूटा हुआ है या दरवाजा ही नहीं है, या अगर बिजली नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं, तो आप रिटर्निंग ऑफिसर को उसको बता सकते। अगर कोई मतदान केंद्र नया बना है, वो तो हालांकि उसकी संभावना थोड़ी कम है, लेकिन अगर बना है तो इसको आप प्रचार प्रसार कराइए। सामान्यतः सेक्टर ऑफिसर्स उन्हीं मतदान केंद्रों पर बनाए जाने चाहिए जहां वो पोस्टेड है, ताकि एरिया से वो एक्वेंटेड रहे। जैसे पंचायत सचिव है, पूरे पंचायत से वाकिफ, जूनियर इंजीनियर है, अपने उससे वाकिफ है, प्रखंड सांख्यिकी अधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, तो ये सब प्रसार करवाएंगे। दूसरा, पोलिंग स्टेशन मतदान केंद्र पर मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा, माने उसका कनेक्टिविटी है कि नहीं, वहाँ टावर आता है कि नहीं, इस संबंध में कम्युनिकेशन प्लान जब होता है तो डीएम को चाहिए, डीएम करेंगे भी, ऑब्जर्वर को भी करना। हम जहाँ जहाँ ऑब्जर्वर रहते थे हम इसको सुनिश्चित कराते थे कि अगर उस पोलिंग स्टेशन पर नेटवर्क ठीक नहीं है तो वो जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, चाहे वो बीएसएनएल हो या एयरटेल हो, जो हो, वो इसको सुनिश्चित कराएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। पांचवा बिंदु याद रखिए, राजनीतिक कार्यालय को 200 मीटर की दूरी पर रहना है उस बूथ से। इसको पहले ही सेंसिटाइज करा लीजिएगा, अन्यथा क्या होगा कि इलेक्शन के दिन अचानक से आपको पता चलेगा कि तो 100 मीटर की दूरी पर, तो उसमें कठिनाई हो सकती। ये लिखा हुआ है कार्यालय, इसमें आपको कठिनाई वैसे मतदान केंद्रों में होगी जो मतदान केंद्र बिल्कुल गांव के बीच में बसे हुए हैं या आबादी के बीच में बसे हुए हैं। तो आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल पार्टी को बताना हुआ कि भाई बिना मतलब का मुकदमा होगा, तो आप 200 मीटर से दूर अपना रखिए। ये समझाने बुझाने से ही हो जाता है। अब अचानक मान हुआ इलेक्शन के दिन आप भिड़ गए, हटाओ यहाँ से, बस दूसरा झंझट शुरू हो जाए। ये व्यवहारिक चीजें जो हम आपको बता रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन के इंस्ट्रक्शन में नहीं लिखा हुआ है। अवैध प्रचार वाहनों की निगरानी करें, हालांकि इसके लिए अलग से भी टीम बनेगी, लेकिन आपको वॉचफुल रहना है। या आपको ये सब चीज जो करिएगा तो इलेक्शन के दिन आपको बहुत आसानी होगी। ये हम आपको बता, अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू स्वेट ड्यूरिंग पीस यू ब्लीड लेस इन द वॉर। अगर आप शांति के समय ज्यादा पसीना बहाइएगा तो युद्ध के समय आपको खून कम बहेगा। जितना मेहनत कीजिएगा आपको आसानी होगी। अब आइए प्री पोल जिम्मेदारियां। इलेक्शन के पहले आपको क्या क्या करना चाहिए। पहला चीज, नक्शे मार्ग की व्यवहार्यता की पुष्टि करें। ये आप सुनिश्चित हो लीजिए कि रूट चार्ट कैसे है। मान लीजिए कि रूट चार्ट के रास्ते में एक पुलिया था, टूट गया है, कच्चा सड़क था, एकदम इमोटरेबल हो गया है, तो वो आपको पावर रहता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या रिटर्निंग ऑफिसर को, उसके संबंध में अलॉटमेंट वगैरह भी जाता है, तो उसको रिपेयर करा लेना है, ताकि जो वाहन है वो, चूंकि इलेक्शन के दिन तो बहुत वाहन जाएगा, ऑब्जर्वर का जाएगा, डीएम का जाएगा, एसपी का जा सकता है, रिटर्निंग ऑफिसर का जा सकता है, आपकी गाड़ी लगातार जाएगी, तो इसको ठीक करना। दूसरा, मतदान केंद्र पर, इसकी चर्चा मैंने कर दी, इसकी भी चर्चा कर दी, इसकी भी चर्चा मैं बार बार आपको ये इसलिए दूसरा स्लाइड में भी बता दे रहा हूँ 6 बिंदु, कि ये जो चीज है देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, इसको सुनिश्चित कर लीजिएगा तो इलेक्शन के दिन आपको बहुत आसानी होगी। एक और चीज, मतदाता पूर्व की जवाबदेही में वल्नरेबिलिटी क्षेत्रों का मानचित्रण। हालांकि ये रिटर्निंग ऑफिसर ने किया होगा, उसको वल्नरेबिलिटी मैपिंग भी बोलते हैं। तो ऐसे गांव प्रखंड मतदाता सूची का पहचानना जो डर और भय के कारण संवेदनशील हो। खास करके जैसे मान लीजिए कि कोई गांव है दबंग जाति का, उसमें 2-4 घर अनुसूचित जाति के हैं, या मान लीजिए कि
अल्पसंख्यक समुदाय का बहुत बड़ा गांव है, उसमें 2-4 हिंदू समुदाय का है, तो वो डर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। या फिर इसका उल्टा भी है, हिंदू का गांव है, 2-4 घर मुस्लिम है, उसको या अनुसूचित जाति है, तो उसको आपको सुनिश्चित करना। उन व्यक्तियों की पहचान करना जो भय का कारण बने हों, संख्या नहीं नाम महत्वपूर्ण है। देखिए, ये मैंने आपको ये दूसरा बिंदु को समझिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने कहा था कि कुछ चीज़ हम ऐसे आपको बताएंगे जिसका उल्लेख चुनाव आयोग के वेबसाइट में वो उस ढंग से नहीं किया गया है जिस ढंग से अभी हम आपको बता देते हैं। देखिए, भय के कारण, ये इसकी जानकारी अगर आपने डीएम और इसको दी तो फिर उसका होगा क्या, इसको जब आप जानकारी दे दीजिएगा तो उस पर प्रिवेंटिव सेक्शंस में प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाती। उस पर पुराने सीआरपीसी में धारा 107 के तहत होता था, तो वो सब प्रिवेंटिव एक्शंस जो बीएनएसएस का करस्पॉन्डिंग सेक्शन हम आपके स्क्रीन पर देख लीजिए, इसमें जो एसडीएम है उसको अधिकार है वो प्रोसीडिंग वगैरह शुरू करेगा, उससे बहुत असर पड़ता है। हमको याद है हम रक्सौल में पोस्टेड थे। हालांकि यहाँ पर याद एक चीज़ और याद रखिएगा, ये मैं एसडीएम लोगों के लिए बता दूं, अगर एसडीएम इसको देख रहे होंगे मेरे इस वीडियो को, तो उनको एक चीज़ हम बता देते हैं कि ये जो प्रिवेंटिव सेक्शंस में कार्रवाई होती है, इसमें क्या दिक्कत होती है, सो जरा आप समझ लीजिए। एसडीएम मस्ट वॉच दिस। बीएनएसएस की धारा 127 जो सीआरपीसी की धारा 107 थी, ये धारा क्या चीज थी, 107 थी पहले सीआरपीसी में, वो अब बीएनएसएस की धारा हो गई है आपको 126 बीएनएसएस। ये प्रिवेंटिव सेक्शंस के तहत नोटिस इशू किया जाता है, कार्रवाई की जाती है उन व्यक्तियों का पहचान करना जो भय का कारण बन सकते हैं, डिस्टर्बिंग एलिमेंट। लेकिन याद रखिएगा, इसमें थाना प्रभारी लोग क्या करेंगे कि एक एक सब डिवीजन में मैंने देखा है, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, 2-2, 3-3 हजार आपको नोटिसेस का वो के लिए पिटीशन आपके पास आपके पास भेज देगा कोर्ट में कि इस पर प्रोसीडिंग शुरू कीजिए, धारा 126। उसमें एसडीएम लोगों को याद रखना चाहिए, या जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर वेस्ट रहेगा कोर्ट करने का, कि आपने जब नोटिस इशू कर दिया है 126 के तहत, जब प्रोसीडिंग शुरू हो गई तो आपने नोटिस इशू कर दिया। जब आपने नोटिस इशू कर दिया, वो धारा 130 के तहत नोटिस होती है। इसको ठीक से पढ़ लेना चाहिए एसडीएम को, कि जैसे पहले 107 में कार्रवाई शुरू होती थी तो 111 में नोटिस होता था, क्षमा कीजिएगा, तो यहाँ पर 130 में आपको नोटिस इशू करना है। जब 130 में आपने नोटिस इशू कर दिया और वो जिस पर नोटिस हुआ वो व्यक्ति एटियर हो गया, तो आपको सामान्यतः उस पर वारंट नहीं निकालना चाहिए। होता क्या है, थाना प्रभारी लोग वो कहेगा क्या कि 135 का क्षमा कीजिएगा, एक पुराने वाले सीआरपीसी में 113 का और अभी 132, तो कहेगा कि हुजूर 132 का वारंट निकाल दी। तो 130 में आपने नोटिस इशू किया, एसडीएम के लिए बता रहे हैं, 126 में प्रोसीडिंग शुरू हुई, 130 में आपने नोटिस निर्गत किया, तो कहेगा कि 132 में आप वारंट निकाल दीजिए, जबकि वो व्यक्ति अपीयर भी हो गया है। तो अगर वह व्यक्ति अपीयर हो गया है आपके 130 के नोटिस से, तो याद रखिए ऐसे केसेस में वारंट नहीं निकाले जाने चाहिए। मुझको स्मरण है इस मामले में, जब हम रक्सौल में पोस्टेड थे तो मेरी एसपी से कहा सुनी भी हो गई। एसएचओ अपने व्यक्तिगत हित के कारण 3 से 4 हजार वारंट मांग रहा। जब वो नोटिस निर्गत हुआ था तो 3 से 4 हजार जो हमने नोटिस इशू किए थे, उसमें 200-300 को छोड़कर, 400 को छोड़कर बाकी सब अपीयर हो गया। तो हाईकोर्ट कहता है कि ये किस पर रूलिंग वगैरह है, वो कहता है कि अगर वो व्यक्ति अपीयर हो गया आपके पास, इसका मतलब वो लॉ को अवॉइड कर रहा है, तो यू डोंट हैव एनी रीजन टू बिलीव दैट दे मे क्रिएट प्रॉब्लम्स। तो आप उसको ऑल ऑफ ए सडन, उस वक्त 113 का वारंट बोलते थे, अभी 132 का वारंट नहीं निकालना चाहिए। एनीवे, अब आइए, संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार भ्रमण वगैरह करना,
आप घूमते रहिएगा ना कि आपके पास अभी तो फोर्स रहेगा नहीं, लेकिन एसडीओ को, रिटर्निंग ऑफिसर को इसकी सूचना देनी चाहिए। संवेदनशील समुदाय संपर्क करके उसको, हाँ ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो 5वां बिंदु है याद रखिए, सॉरी 4था बिंदु, आपका लगातार भ्रमण करना। सेक्टर ऑफिसर जब लगातार भ्रमण करेंगे, मान लीजिए कि आपके जिम्मे 10 बूथ और हर एक बूथ पर 10-10 आदमी जो जवाबदेह है, प्रभावशाली है, पता चल जाएगा आपको। 2 बार 3 बार जाइएगा तो आपको संपर्क कीजिएगा तो पता चल जाएगा। तो आपने अगर 100 लोगों का नंबर रखा है तो ये आपको इतना मदद करेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये व्यवहारिक चीज है, तो इसलिए उसके नंबर्स रखें। बाकी ये सारा चीज है सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस पर। वो तो जब इलेक्शन के दिन जब होगा तो आप जब आपके नीचे हो सकता है कि सेक्टर मजिस्ट्रेट हो, तो उन लोग के साथ पुलिस अफसर रहेगा, आपके साथ भी पुलिस फोर्स रहेगा। जोनल मजिस्ट्रेट के लिए नक्शा, टेलीफोन सूची वगैरह, ये सब चीज की चर्चा मैंने कर दी है। अब आइए अगले स्लाइड में, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि इलेक्शन के 48 घंटे पहले, इलेक्शन का जो 48 घंटा पहले होता है उसको 48 प्रोहिबिटरी आवर्स बोलते हैं। 48 आवर्स, ये प्रोहिबिटरी आवर्स बोला जाता है, प्रोहिबिटरी आवर्स। आपको पता है कि मतदान शुरू होने से 48 घंटे पहले प्रचार वगैरह की सारी कार्रवाई बंद हो जाती है, कोई प्रचार नहीं कर सकता है। दूसरा और महत्वपूर्ण चीज, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई बाहर का व्यक्ति, अनलेस एंड अनटिल उसका वैलिड रीजन, मान लो कोई दामाद है ससुराल आ गया है, तो अनलेस एंड अनटिल कोई वैलिड रीजन हो, बिना मतलब को होटल सराय वगैरह में नहीं रुक सकता है। वो सबको फ्लश आउट करना है। उसके लिए बाकायदा दिशा निर्देश हम अगले एपिसोड वगैरह में हम बताएंगे कि 48 आवर्स पहले क्या करना चाहिए रिटर्निंग ऑफिसर को, एसडीएम को और डीएम को। तो बहरहाल वो अलग चीज है, लेकिन आपको भी क्या क्या चीज करना है, सुनिश्चित करें कि मतदान केंद्र पर सभी चीज पहुंच जाए। इसके लिए एकदम आपको व्यक्तिगत रूप से अलर्ट रहना होगा। और रिटर्निंग ऑफिसर सही जिला का कंट्रोल रूम आप ही से पूछेगा कि भाई पोलिंग पार्टी पहुंचा कि नहीं। आपको इस पर अब तो चूंकि माध्यम बड़ा स्ट्रांग हो गया है कम्युनिकेशन का, तो व्हाट्सएप और बाकी सारा चीज से, तो आपको तुरंत इसका देना पड़ेगा। तैनाती के अनुसार सुरक्षा बल पहुंचे कि नहीं। अब अभी जो मेरी सूचना है, चूंकि बिहार में ही चुनाव हो रहा है, तो अभी 100% 100% जो 90,000 के आसपास बूथ होंगे, उन सभी बूथों पर पारामिलिट्री फोर्सेस रहेंगे या पारामिलिट्री और जिला के बल संयुक्त रूप से रहेंगे। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार ये सुनिश्चित किया जाना है कि हर बूथ पर पारामिलिट्री फोर्स स्टैटिक रहेगा, तो उसको आपको देख लेना है। मतदान दल को ईवीएम, वीवीपैट, ये देख लीजिए, ये सेक्टर ऑफिसर्स को ईवीएम चलाने का, वीवीपैट इंस्टॉल करने का ट्रेनिंग उम्मीद है आप लोग ले लिए होंगे। नहीं लिया तो फिर से ले लीजिए, और ले लिया तो तब भी फिर से लीजिए। क्योंकि मेरे अपने अनुभव कहते हैं कि इलेक्शन के दिन जितनी समस्या उत्पन्न होती है कि खराब हो गया ईवीएम, वो ईवीएम खराब नहीं होता है, उसके कनेक्शन ढीले रहते हैं, उसके चलते पैनिक क्रिएट हो जाता है। तो ये सब चीज़ अगर आप जान गए होंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। तो ये आपको भी जान लेना है। और चूंकि 10 ही बूथ आपके पास रहेगा, तो रात में, शाम में सबके पास जा करके उसके डिस्कस कर लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको लगाने आता है कि नहीं आता है वगैरह वगैरह। क्योंकि ये जितना बढ़िया से आप कर लीजिएगा उतना आप आराम से रहिएगा, ये हम आपको बता देते हैं। अगर जो सेक्टर ऑफिसर्स इसका समाधान नहीं किया है तो उसको इलेक्शन के दिन वो पागल हो जाएगा। 10 बूथ है, मान लीजिए 5 बूथ पर कहना शुरू कर दिया कि ईवीएम खराब, तो आप पागल हो जाइएगा। डीएम से लेके ऑब्जर्वर तक और रिटर्निंग ऑफिसर से लेकर के और बाकी लोग आपको परेशान कर देगा। इसलिए इसको जरूर कर लीजिएगा। संतुष्ट है तो ठीक का रिपोर्ट आपको देना होगा। रिजर्व ईवीएम और रिजर्व वीवीपैट, इस पर रिजर्व का निशान जरूर लगा रहे। आपको जैसी गाड़ी मिलेगी, ये जवाबदेही डीएम्स की है कि जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होंगे आपको जीपीएस युक्त गाड़ी मिलेगी और इसके अनुसार आपको उसी पर घूमना है। योजना के अनुसार आरक्षित ईवीएम और वीवीपैट को ठीक से सुरक्षित रख लिया जाना है। अब आइए, ये मतदान के दिन जिसको बोलते हैं ना, बाराती आया तो ब्याह का दिन, शादी का दिन, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वैसे सब महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको
आपको बड़े आसान शब्दों में हम बता देते हैं। सभी मतदान केंद्र पर लगातार भ्रमण करना, उस दिन तो एकदम इसको बोलते हैं ना, बिरनी की तरह आपको घूमते रहना होगा, चक्कर काटते रहना होगा। 12 बूथ है, बस घूमते रहना है। वहाँ जाने के बाद उस पर एक एनेक्सर 1 रहेगा, उसमें आपको एंट्री भी करनी है कि कितना बजे आए, कितना प्रतिशत मतदान का हुआ। ये देखिए, मतदान से पहले प्रारंभ होने वाले मॉक पोल, ये इतना आफत वाला काम है, इतना आफत वाला काम है कि गलती इसमें क्या क्या होता बताते हैं। हम वैशाली में डीडीसी थे और रिटर्निंग ऑफिसर भी थे। उसमें एक बूथ पर उस संजोग से हम तुरंत पहुंच गए, मॉक पोल किया, उसके बाद उसको क्लीन नहीं किया और उसी पर चालू करने वाला था कि हम पहुंच गए। सेक्टर ऑफिसर ने भी उसको नहीं देखा। तो खैर समझो, अगर 5 मिनट लेट भी गए होते और अगर वो शुरू हो गया होता तो सिवाय उस बूथ के चुनाव को रद्द करने का और कोई विकल्प नहीं रहता मेरे पास। इसलिए मॉक पोल समय से हो जाए। मॉक पोल के बारे में भी जब हम बताएंगे तो बताएंगे, पोलिंग एजेंट का कितना देर इंतजार करना है, कोई नहीं आया तो अब क्या करना है, कुछ आया तो क्या करना है, वगैरह वगैरह। अगर कोई समस्या है उसका समाधान करिए। आरओ को रिपोर्ट भेजना होगा आपको कि मॉक पोल और मतदान शुरू हो गया, ये सब रिपोर्ट करना। आरओ का आंख और कान है, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर बहुत भाग दौड़ कर नहीं सकता है। रिटर्निंग ऑफिसर समझिए कि लड़की का पिता है, तो बाराती में सबसे हालत खराब किसका रहता है? लड़की के बाप का। उस सब झंझट उसी पर आता है। तो इलेक्शन में रिटर्निंग ऑफिसर जो है ना, वो लड़की का बाप है, लड़की का पिता है, इसलिए उसको बहुत भागा दौड़ नहीं कराएगा। उसको वहाँ भी जाना होगा, ईवीएम कलेक्शन सेंटर पर भी। तो ये सब जवाबदेही अपना लेना है। मतदान प्रतिशत, ये सब आपको रिपोर्ट करना है। मॉक ईवीएम और वीवीपैट जो हुआ है, इस पर टैग सही से लग रहे हैं तो बहुत बवाल हो जाता है। कई बार वो कहेगा कि फर्जी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और आजकल तो सब इतना सब ज्ञानी सब आ गया है कि प्रतिस्थापित ईवीएम, अगर मान लीजिए कोई ईवीएम चेंज करने की जरूरत पड़ी है, तो वो जो चेंज किया गया है उसको कैसे रखना है, वो सबको सुनिश्चित करना है। संवेदनशील वगैरह तो फोर्स आपको रहेगा, तो आजकल बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि जब सीआरपीएफ या सीपीएफ, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स बूथ पर रहता है ना, तो किसी को हिम्मत नहीं होता है। उस समय चला गया कि होमगार्ड रहता था, कुछ कुछ कर देता था, इवन जिला बल पर कुछ कुछ कर देता था। लेकिन अब सीआरपीएफ रहता है, बीएसएफ या जो भी आए यहाँ, तो ये ज़्यादा इस पर कुछ होगा नहीं। मतदान कर्मी एजेंट की उपस्थिति पर नजर रखना, ये हमेशा सुनिश्चित करिए कि जब पोल हो रहा है ना, तो पोलिंग एजेंट वगैरह बैठा रहे, बिना मतलब को उछल कूद नहीं करो, बैठो और देखो। क्योंकि पोलिंग एजेंट जब रहता है ना, तो फिर किसी को ऑब्जेक्शन करने का स्कोप कम रहता है। मतदान की समाप्ति पर सीलिंग और जो स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी वगैरह पर बताएंगे, इस सबको सही समय पर भेज दिया जाना है। अब आइए, सेक्टर अधिकारी के लिए उपलब्ध सुविधाएं व जानकारी। ईवीएम, आपकी जवाबदेही क्या है? ईवीएम, चुनाव का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शन, मतदान की प्रक्रिया और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इस सब का पर्याप्त रूप से प्रशिक्षण दे दिया गया है या नहीं, या आप प्रशिक्षित हैं या नहीं। नहीं है, इसीलिए हम ये बना भी रहे हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर भी बना देंगे, बहुत सिंपल है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर मेरा सेशन आप अटेंड कर लीजिएगा, आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं होगा। वो 50 पेज का जो चिट्ठी है, उस सब को हम सिंप्लीफाई करके आपको बता दें। पहचान पत्र आपके पास भी, आपको आई कार्ड मिल जाएगा, सभी मतदान कर्मियों को आई कार्ड रहेगा, तो आई कार्ड जरूर रखना है अपने पास। इवन ऑब्जर्वर, जब हम ऑब्जर्वर थे, हम लोग को चुनाव आयोग का इंस्ट्रक्शन रहता था कि यहाँ लटका के रखना है ऑब्जर्वर का, तो वो सब मतदान आईडी कार्ड आपके पास रहेगा। अपने क्षेत्र के अंदर सभी मतदान केंद्र की सूची मैंने शुरू में ही बता दिया। पोलिंग स्टेशंस का लिस्ट आपको मिल जाएगा, हर पोलिंग स्टेशंस पर जो वोटर लिस्ट है वो आपको मिल जाएगा, ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। मतदाता सूची रखना और संचार योजना उपलब्ध रहना, जिसकी चर्चा मैंने की, कम्युनिकेशन प्लान की। प्रशिक्षण का मॉड्यूल, आपके जिला में जो प्रशिक्षण हुआ होगा या चुनाव आयोग जो दिया होगा, तो उसका पीपीटी रखिएगा। आप मेरा भी रख सकते हैं, हालांकि चूंकि हम कोई अब इलेक्शन सरकारी आदमी तो है नहीं, उसी के आधार पर हम बनाए हैं, तो रेफरेंस के लिए इसको भी आप रख सकते हैं प्रिंट करके या जैसे भी। लेकिन जो इलेक्शन का अधिकृत ट्रेनिंग वाला है उसको रखिएगा। विस्तृत नक्शा, ये सब आपको ऑब्जर्वर जब आएंगे तो ये
खोजेंगे आपसे, याद रखिएगा, ऑब्जर्वर बहुत खोजते हैं। अगर ऑब्जर्वर आपको तुनुक मिजाज नहीं रहे तब तो ठीक है, लेकिन अगर तुनुक मिजाजी रहे, जो हम जहाँ जहाँ ऑब्जर्वर रहे हम तंग नहीं करते थे, जानते थे कि रिटर्निंग ऑफिसर बहुत परेशान रहता था, तो हम पहले ही दिन बोल देते थे रिटर्निंग ऑफिसर को कि लुक यंग मैन, आई एम हेयर टू हेल्प यू, आई एम नॉट हेयर टू डिस्टर्ब यू। लेकिन वो बहुत कम होता है आजकल, ऑब्जर्वर आएगा तो उनका अलग रहेगा, तो कहेगा कि भाई संवेदनशील नक्शा दिखाइए, तो सब आपके पास रहना चाहिए। ये रूट मैप, मतदान केंद्र की अधिसूचित सूची, अधिसूचना बकायदा निकलता है पोलिंग स्टेशंस का, वो हेल्पलाइन का नंबर, आरक्षित ईवीएम और रिपोर्टिंग प्रारूप, ये वल्नरेबिलिटी मैप एसओ कॉपी। और ये अंतिम स्लाइड है, सेक्टर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट। जैसा मैंने कहा, ये एनेक्सर 1 में एक फॉर्म रहेगा वहाँ पर, तो वहाँ पर जब आप जाइएगा तो फॉर्म ये हम स्क्रीन पर दिखा देते हैं, उसको भर कर देना। इट्स वेरी सिंपल, कब आए, क्या देखे, वगैरह वगैरह। और वल्नरेबिलिटी मैपिंग रिपोर्ट 2, वल्नरेबल मैप रिपोर्ट 3। हालांकि ये सब में बहुत उलझने की जरूरत नहीं है, आज के तारीख में स्थिति क्या है, ये वल्नरेबल मैप और फिर हम लोग एक से अधिक मतदान केंद्र वाले भवन, 2 से अधिक मतदान, वो इसलिए किया जाता था कि जब फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता था तो फोर्स चूंकि कम रहता था, इसलिए कोशिश किया जाता था कि फोर्स का ऐसा डिप्लॉयमेंट हो कि सब बूथ पर कम से कम रहे। लेकिन अब तो फोर्स इतना ज़्यादा रहता है, और खास करके ये अकेले चुनाव है बिहार का, तो फिर भी स्टैचूटरी ये चीज़ है, तो ये आपको करना है। मतदान जिस दिन मतदान होगा नहीं, मतदान दिवस का रिपोर्ट, और ये मतदान के उपरांत जो गतिविधि है एनेक्सर 2 में वो दिया हुआ है, उसको बहुत सिंपल चीज़ है, उसको भर देना। हम आपको स्क्रीन पर दिखा, तो ये हमने आपको ये जो चुनाव आयोग का ये पूरा ये मार्गदर्शन है, इस चुनाव आयोग के इसी मार्गदर्शन, इसी जो गाइडलाइंस हैं, इसी के आधार पर मैंने इसको बना दिया है। तो ये रहा आपको सेक्टर ऑफिसर्स, ये जिसकी चर्चा मैंने की, ये देखिए सेक्टर ऑफिसर्स पोल डे का ये रिपोर्ट है, पोल डे रिपोर्ट, इसमें आपको दे देना है सेक्टर ऑफिसर का नाम, कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम, रूट नंबर, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, पोलिंग स्टेशन का नाम, आर्म फोर्स है या नहीं, सेंट्रल आर्म फोर्सेस डिप्लॉयड, येस और नो। माइक्रो ऑब्जर्वर्स सामान्यतः सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मी, बैंक वगैरह के रहते हैं, उसको रखा जाता है। और ये माइक्रो ऑब्जर्वर, याद रखिएगा, सीधे ऑब्जर्वर को रिपोर्ट करता है, येस और नो। वेबकास्टिंग हुई है कि नहीं, लाइव टेलीकास्ट होगा, तो वहाँ पर हो रहा है तो यस, नहीं तो नहीं। वीडियो कैमरा डिप्लॉयड, येस और नो। टोटल वोटर्स लिख देना है, वेदर मॉक पोल डन और नो, येस और नो। ये सब सिंपल चीज़ है। पोलिंग नंबर ऑफ पोलिंग एजेंट्स प्रेजेंट, मान लीजिए कि 10 वो कैंडिडेट है, 5 का ही है, सामान्यतः इंडिपेंडेंट वगैरह वाला आता नहीं, अगर आएगा अभी तो आ जाएगा, वो लिख देना है। पार्टी कैंडिडेट्स नॉट रिप्रेजेंटेड, माने 10 था, 5 आया तो 5 नहीं आया तो 5 यहाँ लिखा जाएगा। नंबर वोट्स पोल्ड एट फर्स्ट विजिट, पहली बार जब पहुंचे तो कितना था, दूसरी बार, तीसरी बार। वेदर वल्नरेबल वोटर्स हैव आइडेंटिफाइड एंड इफ सो व्हेन दे हैव टेकन फॉर द वोटिंग, ये आपको देख लेना होगा कि खास करके दलित लोगों का टोला है या फिर ऐसे वल्नरेबल वोटर्स हैं, वो लोग को कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि वो लोग वोटिंग करें, ज़रूरत पड़ने पर उनको स्कोट भी किया जा सकता है। वेदर पोल कंटिन्यूड आफ्टर क्लोजर टाइम, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए कि नोटिफिकेशन में बता दिया जाएगा कि इतना से इतना बजे वोटिंग होगी, लेकिन मान लीजिए कि 5 बजे तक वोटिंग होनी थी, लेकिन 5 बजे से पहले तक 50 वोटर आ गए, तो उन सबको प्रिजाइडिंग ऑफिसर स्लिप दे देता है और उसको एक घेरे में ले लेता है, और वो 50 जब तक नहीं देगा तब तक पोल चलता रहेगा। ये आप नहीं कह सकते हैं कि 5 बजे तक था, आप जाइए खत्म, वही लिख रहा है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड एट क्लोज ऑफ पोल, जब खत्म हुआ था तब नंबर ऑफ वोटर्स हुए वोटेड आफ्टर 5 PM, 5 बजे के बाद कितने लोगों ने किया। परसेंटेज ऑफ पोल, वेदर मशीन क्लोज्ड एंड सील्ड प्रॉपर्ली, ईवीएम मशीन सील हुआ कि नहीं। वेदर कॉपी ऑफ 17C, ये रजिस्टर 17C बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर एक दिन अलग से भी बना देंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जब TN सेशन के समय में या जब KJ राव थे, हम रक्सौल में पोस्टेड थे, तो KJ राव वगैरह विजिट भी किए थे,
तो ये 17 से चेक किया गया है या नहीं। कंप्लेन कोई रिसीव हुआ हो, सोर्स ऑफ इच कंप्लेन, वेदर रिपोल, ये आपका बड़ा महत्वपूर्ण। इसके बाद ये इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट है एनेक्सर 1 जिसकी चर्चा मैंने की। तो बहुत सिंपल है, पोलिंग स्टेशंस का नाम, वहाँ रैंप बना हुआ है या नहीं, एक्सेसिबिलिटी रोड है कि नहीं, पानी, शेड, उसका सेपरेट वॉशरूम्स है कि नहीं। हालांकि ये तो बड़ा मुश्किल है, हालांकि अब स्कूल वगैरह में पाठक जी के समय में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर किया गया तो शायद ये मिल जाए। पावर कनेक्शन एंड प्लग, ये हमेशा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अब ईवीएम्स चलता है और बाकी चीज़ कभी कभी ज़रूरत पड़ती है बहुत सारे डिवाइसेस की, जैसे वेबकास्टिंग वगैरह होगा, तो वो है या नहीं। फर्नीचर है, पुलिस स्टेशन ऑन ग्राउंड फ्लोर कितना है, नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं, वेदर बीएलओ accompanied you during राउंड। याद रखिए कि कोशिश कीजिएगा कि जब सेक्टर ऑफिसर्स उस बूथ पर जाए तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्ट के समय में तो बीएलओ जरूर रहे, तो वो था या नहीं। वल्नरेबल मैपिंग हुआ है या नहीं, एनीथिंग स्पेशल अगर आपको कुछ दिखाई पड़ा है तो वो आप बता। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये रिपोर्टिंग वगैरह की, एनेक्सर 1 की चर्चा मैंने कर दी और वो सारा चीज़ आपको बता दिया। इन सभी चीज़ों की चर्चा मैंने इस पीपीटी में। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ये वीडियो सेक्टर ऑफिसर्स को जरूर देखना चाहिए, रिटर्निंग ऑफिसर भी देखें, बीएलओ को भी देखना चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टीज देखें तो और अति उत्तम, चूँकि जितना ज़्यादा आप अवेयर रहिएगा उतनी ज़्यादा चीज़ आपको फ़ायदा करेगा। अगले वीडियो में हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप अपने कमेंट, आप अपने सुझाव, आप अपनी परीक्षा जरूर हमें रखिए। मैं ये कदापि नहीं कह सकता हूँ या कोई भी ये कह नहीं सकता है कि उसको सारी चीज़ें पता है चुनाव की, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है कि चुनाव आयोग के द्वारा जो निर्गत ये दिशा निर्देश हैं, जो कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, समझ में नहीं आते हैं, उसको आसान शब्दों में आपके लेकर प्रस्तुत करूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए और आम लोगों को भी इससे फायदा हो। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।